हेलो फ्रेंड्स, मैं सब गौरव और यू आर वाचिंग एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ डिस्कस आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी का एक शेड्यूल जारी हुआ है जिसमें जितने भी एसएससी के पेंडिंग एग्जाम्स थे, ठीक है, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, तो जो आने वाले थे वो सारी वैकेंसीज का शेड्यूल उसने जारी कर दिया है। वो बहुत ही जल्द अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और उनके नोटिफिकेशंस भी जो हैं वो अगस्त के फर्स्ट वीक में या 8-10 दिन में लगभग आने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जो अभी हाल फिलहाल में 12वीं पास होने के लिए बहुत अच्छा मौका है और आते ही आपकी लगभग इसमें एसएससी, सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस, जिनमें से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 6000 वैकेंसीज लगभग आई हैं, तो उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। उसमें मैथ और रीजनिंग का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं रहता। जीएस का वेटेज 50 नंबर का रहता है और बाकी 50 नंबर में रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर आती है। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 12th पास हुए और आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से 4-5 महीने लग के कर लो, तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयार होना चाहते हैं, सीएचएसएल, सीजीएल या और भी रेलवे वगैरह की कुछ वैकेंसीज़ हैं, 7-8 पोस्ट, वो जॉब्स निकलने वाली हैं बहुत जल्द, तो उनकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मैं काफ़ी टाइम से इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका हूं। इसमें मैं अब तक सिलेबस एनालाइज, क्वेश्चन पेपर और अपनी स्टडीज़ को लेकर नोट्स वगैरह कलेक्ट कर रहा था, बना रहा था, कहीं से प्रिंट आउट निकलवा रहा था, तो इन सब चीज़ों में टाइम नहीं मिला। तो अब तक मैं क्या करूँगा, मैथ और रीजनिंग के जो वीडियोज़ हैं वो तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बोर्ड स्केच और इतना टाइम भी नहीं है। और बाकी कंप्यूटर के और साथ के साथ जीएस के, जिसमें पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी मेन क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक्स होंगे, उनको जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो डेली बेसिस पे आपको ये वीडियो बनाते रहूँगा। बस सपोर्ट मुझे चाहिए आपका। जितने भी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और आज का जो वीडियो है इसमें हम कंप्लीट इस जीएस का एक टॉपिक लाए हैं जिसमें हम 1773 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से एक व्यापारिक कंपनी भारत आती है और धीरे धीरे पूरे भारत पे अपना आधिपत्य जमा लेती है। ठीक है, तो आइए बड़े ही मज़ेदार और शानदार ट्रिक्स के साथ इसमें इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इंडियन पॉलिटी है उसके मैंने नोट्स जो हैं उनकी पीडीएफ, मतलब एक बेस्ट यूट्यूबर है जिन्होंने मतलब दिल्ली पुलिस की अच्छे से तैयारी कर रहे थे और 4-5 साल की मेहनत में उन्होंने जो नोट्स बनाए हैं, तो उनसे मैंने 500 रुपीज़ में ये परचेज़ किए हैं पीडीएफ इनकी। और अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, बस आपको रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस देखें तो कंप्लीट आपको उसकी जो टॉपिक्स हैं वो एक एक करके क्लियर होते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स जो इसमें मेजर हैं। सबसे पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, यानी इसका इतिहास क्या है भारत के संवैधानिक विकास का। दूसरा पॉइंट है संविधान सभा। तीसरा पॉइंट है, मतलब ये टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, संविधान की सूचियाँ। उसके बाद सभी भाग संविधान के 1 से लेकर 22 तक, राज्य एवं संघ, मूल संविधान, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों, राज्यपाल, विधानमंडल, नीति आयोग, वित्त आयोग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, राष्ट्रीय विकास परिषद, आपातकाल, निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय चिन्ह, पंचायती राज, नगर पालिका और सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन और सभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्रम से, और साथ के साथ सभी प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री। तो ये आपके कुछ मेजर 8-10 मेन टॉपिक्स हैं जो इंडियन पॉलिटी में आप जो बेसिक लेवल के एग्जाम्स हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीएचएसएल, एसएससी के जो और मल्टीटास्किंग या बैंक पीओ लेवल के जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लेवल की जो जीएस है वो आपकी 100% इसी में कवरअप हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आपका इससे बड़ा एग्ज़ाम है जैसे यूपीएससी वगैरह का या सीजीएल वगैरह का या और एडवांस, तो उसमें थोड़ी और ज़्यादा एडवांस लेवल की जीएस पूछी जा सकती है। तो अगर आप 12th पास हो और सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बैंक पीओ जैसे मल्टीटास्किंग हो गया, इन टाइप के जो छोटे लेवल के सी और डी ग्रुप के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया जीएस के टॉपिक्स हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के संवैधानिक विकास की। ठीक है, भारत के संवैधानिक विकास के इसके 2 चरण हैं। ठीक है, इसके क्या हैं, 2 चरण हैं।
एक तो है कंपनी का शासन और दूसरा है क्राउन का शासन। ठीक है, कंपनी का शासन सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुआ था, कंपनी का शासन, उसके बाद स्टार्ट हुआ था क्राउन यानी ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन। ठीक है, अब देखिए आज का जो इस वीडियो है इसमें हम कंपनी के शासन की बात करेंगे। ठीक है, कंपनी का शासन जो था वो सन 1773 यानी 1773 से लेके 1857 यानी 1773 से 1857 तक चला था। ठीक है, अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फैक्चुअल जो फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले बंगाल का पहला नवाब, ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि बंगाल का पहला नवाब कौन था। तो बंगाल का पहला नवाब मुर्शीद कुली खां बना था, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, देखिए ये जो नाम होते हैं अगर आपको याद नहीं होते तो इसकी कुछ आप ट्रिक्स अपने अनुसार बना सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपके दिमाग में जल्दी घुस जाए। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से याद रख सकते हैं कि एक मुर्शीद नाम का लड़का था जो कूली था, एक दिन वो खाना खा रहा था। मतलब इस टाइप की अपने अनुसार कोई ट्रिक बना सकते हैं जिससे आपको याद रहे मुर्शीद नाम का लड़का कूली है। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां ऐसे आप याद कर सकते हैं। और ये जो है वो 1713 से यानी 1713 से 1713 से 1727 तक बंगाल का पहला नवाब था। उसके बाद 1740 यानी 1740 में घिरिया का युद्ध हुआ था, घिरिया का युद्ध। ठीक है, और ये जो युद्ध था वो सरफराज खान और अली वर्दी खान के बीच हुआ था। 1740 में घिरिया युद्ध हुआ था सरफराज खान और अली वर्दी खान, जिसमें अली वर्दी खान जीत गया था। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स, ये पॉइंट्स बताए गए ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सिराजुद्दौला की बात करते हैं। देखिए सन 1756 से 1757, ठीक है, एक वर्ष तक बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। ठीक है, बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 को कोलकाता के फोर्ट विलियम्स नामक स्थान पर काल कोठरी की घटना हुई जिसे सिराजुद्दौला ने करवाया था। यानी काल कोठरी की घटना एक बंगाल में घटित हुई। इसमें क्या हुआ था कि कालकोठरी की घटना में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक अंधेरे कमरे में बंद करवा दिया था तथा 2 दिनों तक उसे बंद रखा। यानी 146 अंग्रेजों को कमरे में बंद करवा दिया गया था और जब उन्हें खोला गया तो उनमें से 146 में से 123 अंग्रेजों की मौत हो चुकी थी तथा 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। ठीक है, तो ये थी कालकोठरी की घटना जो सिराजुद्दौला के द्वारा घटित की गई थी और उसका टाइम पीरियड क्या है 1756 से 57 तक का। ठीक है, इन 23 में से यानी जो 23 अंग्रेज बच गए थे, इन 23 में से एक विलियम हॉलवेल जो है, विलियम हॉलवेल, अब देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि वो अंग्रेजों को कहाँ बंद किया था, कमरे में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि विलियम हॉलवेल। अब जो इन 23 अंग्रेजों में से विलियम हॉलवेल था, उसने जो कि अंग्रेज था उसने इसी घटना को लिखा था। ठीक है, यानी उसके साक्ष्य जो मिलते हैं वो उसी के लेख से मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है कि जो ये काल कोठरी की सजा है। तो आप क्या इसका नाम कैसे याद रखो कि विलियम हॉलवेल। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि एक हॉल है विलियम हॉल और हॉल में वो बैल बजा देता है, यानी एक बड़े हॉल की घटना की बैल, यानी एक तरह से वो लिख देता है तो उसके बारे में बैल बजाने हुआ। इस टाइप से आप अपने भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी घटना के बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। ठीक है, 1756 से 57 तक सिराजुद्दौला, उसके बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का गवर्नर बना। अब 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लासी का वॉर क्या था। 1757 का प्लासी का जो वॉर था वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। जीत का कारण ये था कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो इसलिए जीता क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था और उसका मंत्री था। ठीक है, सेनापति का नाम था मीर जाफ़र और मंत्री का नाम था राम दुर्लभ। ठीक है, सेनापति था मीर जाफ़र और मंत्री था राय दुर्लभ। इन दोनों ने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया, जिस कारण सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। इसलिए मीर जाफ़र को क्लाइव का कुत्ता कहा जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ है कि मीर जाफ़र ने जब सिराजुद्दौला को धोखा दिया तो उसको रॉबर्ट क्लाइव का कुत्ता कहा गया। किसको, मीर जाफ़र को। अब मीर जाफ़र की अगर बात करें तो मीर जाफ़र 1757 से 1760 तक बंगाल का अंतिम नवाब बना। ठीक है, 1757 से 1760 तक। इससे पहले सिराजुद्दौला था, क्योंकि सेनापति और मंत्री ने उनका साथ इसलिए दिया ताकि सिराजुद्दौला की जो पोस्ट है, जो गद्दी है, उन्हें मिल जाए। ठीक है, साथ ही साथ मीर कासिम का पीरियड था 1760 से 1763। ठीक है, मीर कासिम
बंगाल का नवाब बना, ठीक है। अंतिम रूप से कौन था? मीर कासिम। और साथ के साथ 1763 में ही 1763 में बक्सर का 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध। ये जो हुआ था वो हेक्टर मुनरो के बीच में और 3 शासकों के बीच में हुआ था। एक था शाह आलम जो कि मुग़ल बादशाह था, दूसरा मीर कासिम और तीसरा सिराजुद्दौला। यानी शाह आलम मुग़ल बादशाह, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और मीर कासिम जो बंगाल का हाल फिलहाल में नवाब था। मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम इनके बीच और मुनरो हेक्टर के बीच में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। इसके बाद 1765 में, ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी जो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और शाह आलम और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, ठीक है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम और सिराजुद्दौला के बीच में। ये सारे जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो आप बता सकते हो 1765 में, या पूछ लेगा 1765 में किन के बीच संधि हुई, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स ये मैं बता रहा हूँ वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब इनको डिटेल करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मेन फैक्ट आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। द्वैध शासन का मतलब देखिए क्या होता है। द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि सेंट्रल लेवल पे एक विधानसभा और एक विधान परिषद का गठन किया, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद, जैसे कि आपको पता है कि आज वर्तमान समय में हर स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद है, लेकिन उस टाइम पे सेंट्रल लेवल पे यानी केंद्रीय स्तर पर एक विधानसभा और एक विधान परिषद का गठन करवाया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसको द्वैध शासन कहा गया, ठीक है। तो 1765 में ये काम हुआ। 1765 से 1772 तक के समय को भारत की लूट कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना कि भारत की लूट का टाइम पीरियड क्या है, 1765 से 1772। 1772 में बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स बना। 1772 में कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। तथा आते ही इसने बंगाल का द्वैध शासन खत्म कर दिया, ठीक है। 1772 में कौन बना? गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, और इसने बंगाल में द्वैध शासन खत्म कर दिया। तो ये था अब तक का पूरा प्रोसेस, ठीक है, कि किस तरीके से क्या हुआ। यानी इसके बाद 1773 से स्टार्ट हो जाएगी कंपनी का शासन, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, ठीक है। कितने मिनट का हो गया चले? कितने मिनट का हो गया देख? हैं? 10 बस। चल रही है वीडियो। चल रही है अभी, कंप्लीट थोड़ी हुई ना। अभी क्राउन का शासन कहाँ है? क्राउन का तो आ गया, थोड़ा और बचा है, रुक जा। अब स्टार्ट कर। चल रही है ना? तब से चली है। हाँ चलने, काट दूंगा बीच में। उसके बाद है कंपनी का शासन। अब देखिए अब क्या हो गया, कंपनी का शासन जो है वो स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे बंगाल पे अपना आधिपत्य जमा लिया और धीरे धीरे उसने क्या किया, कंपनी ने अपना शासन धीरे धीरे पूरे भारत में स्टार्ट करना, मतलब शासन वहाँ पर इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सन 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष तक एकाधिकार प्राप्त हो गया व्यापार करने का, यानी 20 सालों तक वो बिना किसी शुल्क के, मतलब आयात निर्यात पे जो शुल्क होता है वो बिल्कुल मुफ्त, यानी एकाधिकार प्राप्त हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। कंपनी के द्वारा 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। अब जो कंपनी थी उसने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की, ठीक है, जो 6 वर्ष का कार्यकाल उनका होता था। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता था, ये क्या करते थे, कानून व्यवस्था को इन्होंने धीरे धीरे देखा, ठीक है, व्यापारिक गतिविधियों को देखा, मतलब एक ऐसा बोर्ड बना दिया गया था जिनका 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो इनका मुख्य काम होता था प्रशासन को देखना, कानून व्यवस्था को देखना, व्यापार का लेन देन, सारा हिसाब किताब देखना, इनका मुख्य काम होता था, ठीक है। इसके बाद बंगाल का गवर्नर, अब जो बंगाल का गवर्नर था उसकी पोस्ट हो गई थी गवर्नर जनरल, ठीक है, कंपनी के शासन के बाद, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। और
सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, और अंतिम गवर्नर बंगाल का भी वॉरेन हेस्टिंग्स था। यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था और प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, 1774 में 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, जिसका मुख्य न्यायाधीश जो था वो एलिजा इम्पे को रखा गया। ठीक है, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट को इस्टाब्लिश किया गया, उसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया। और 1781 में कंपनी ने एक संशोधन अधिनियम पेश किया। 1781 में एक अधिनियम पेश हुआ। ठीक है, और 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम आया। और यह अधिनियम क्या था? इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की नियुक्ति की गई, जिसके 6 सदस्य थे जो बंगाल के गवर्नर की शक्तियों को रद्द करने की ताकत रखते थे। अब देखो 1784 में जो पिट्स इंडिया अधिनियम बना, इसका मुख्य काम क्या होता था? 6 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। इनका काम क्या होता था कि जितने भी बंगाल के गवर्नर हैं उनकी शक्तियों को रोकना। ठीक है, 1784 में जो पिट्स इंडिया अधिनियम बना, इसमें वार्ड जो बनाया गया, वार्ड ऑफ कंट्रोल, इनका काम था कि गवर्नर जनरल की शक्तियों को काबू करना। इसी अधिनियम के तहत कंपनी ने व्यापार एवं प्रशासन को अधिक पृथक किया। यानी इसने धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया और व्यापारिक गतिविधियों पर का लेखा जोखा रखना स्टार्ट किया तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी अलग कर दिया। अब आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। अब देखो ये चार्टर अधिनियम क्या होते थे। जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का व्यापारिक एकाधिकार मिला था, लेकिन वो क्या करती थी, हर 20 साल बाद अपने व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाती रहती थी। ठीक है, 1793 का चार्टर अधिनियम क्या था? कंपनी ने व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। यानी इससे पहले उसे 1773 में 20 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिला था, लेकिन उसने क्या किया, अगले 20 साल के लिए फिर कंपनी के एकाधिकार को बढ़ावा दे दिया तथा सभी अंग्रेज अधिकारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि में जमा किए गए। यानी जितने भी अंग्रेज होते थे उन्होंने एक संचित कोष बनाया, जिसमें उनकी जो वेतन होती थी, जो अर्निंग होती थी, उसको वहीं पे एकत्रित करना स्टार्ट किया। और 21 अप्रैल 1993 को, ठीक है, 21 अप्रैल 1993 को इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई। ठीक है, जो ISPCS के एग्जाम्स होते हैं, UPSC, उसको 21 अप्रैल 1993 से स्टार्ट किया गया था। उसके फिर 20 साल बाद, यानी 1793 के अगले 20 साल बाद फिर 1813 में एक चार्टर अधिनियम आया। इसमें क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों के आगमन। यानी 1813 के चार्टर अधिनियम में धीरे धीरे ईसाइयों को भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, सिविल सर्विसेज में और भी आगे सर्विसेज में, और उनको व्यापारिक गतियाँ उनके साथ जोड़ी गई। साथ के साथ भारत की संचित निधि से 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लगाए गए। यानी 1813 में जो चार्टर अधिनियम आया था उसमें क्या गया था, जो अंग्रेजों की संचित निधि कोष था उसमें से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, यानी हर साल अंग्रेजों के संचित कोष से एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा इसलिए वो करते थे ताकि उन्हें पता था कि जो अगर वो कर्मचारी विदेशों से मंगाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा घाटा होता था। इसलिए वो क्या करते थे, उन्होंने ये सोचा कि जो इंडियन भारत में स्कूलों की स्थापना की जाए, यहीं पे उनको ट्रेनिंग दी जाए और यहीं पे सस्ते लेबर और कर्मचारी उनको प्रोवाइड हो जाएं। इसके बाद इसके अगले 20 साल बाद 1833 का एक चार्टर अधिनियम आया। इसमें क्या था, भारत में अंग्रेजी प्रशासन का केंद्रीकरण। यानी 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें अंग्रेजों ने धीरे धीरे सेंट्रल लेवल पे अपना शासन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कंपनी ने अपना शासन बढ़ाना पूरे भारत में स्टार्ट कर दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। अब देखिए, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट अब सेंट्रल लेवल पे हो गई, यानी अब वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए एग्जाम में तो वो होगा लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बैटिंग था। अंग्रेजी को भारतीय आधिकारिक भाषा बनाया गया। अब जब सेंट्रल लेवल पे उनका आधिपत्य होगा तो इंग्लिश को सेंट्रल लेवल पे भाषा बनाया गया, यानी सभी कार्य उसी भाषा में होने लगे। उसके 20 साल बाद, यानी उसके अगले 20 साल बाद फिर 1853 का चार्टर अधिनियम आया। इसमें क्या होता था कि 1853 से नागरिक सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत इंग्लैंड में की गई तथा 1922 तक इंग्लैंड में ही होती रही। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें क्या हुआ कि 1853 से
जो इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते थे आईपीसीएस के, वो उन्होंने अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड में उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद लगभग 70 सालों के बाद 1923 से वो जो इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते थे वो 1923 से उन्होंने भारत में लेना स्टार्ट किया। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत के पहले आईसीएस यानी यूपीएससी जो है आज आईसीएस परीक्षा पास करने वाले थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि आईसीएस परीक्षाओं को पास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन था, तो प्रथम आईसीएस अधिकारी जो था वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्राउन का शासन। तो ये था पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से कंपनी धीरे धीरे भारत में आई, धीरे धीरे उन्होंने कौन कौन से एक्ट लाए, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, और धीरे धीरे कैसे चार्टर अधिनियम लाए। तो ये पूरा प्रोसेस था कंपनी का कि कैसे वो एक व्यापारिक कंपनी से धीरे धीरे शासन पूरे भारत में अपना स्थापत्य बढ़ाती चली गई। तो ये थी आज के इस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को ऐसे वीडियोस अब सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ के साथ मैं आपको एक बात और ऐड कर देना चाहूँगा कि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो ये वैकेंसी है, जो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसकी वैकेंसी चाहते हैं तो मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सभी बातों से पहले आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। और मेरे पास एक व्हाट्सअप ग्रुप है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, जो बहुत बढ़िया ग्रुप है, जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। हर संडे को यहाँ पे कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं। ठीक है, जहाँ पे फ्री में टेस्ट मिलते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी पीडीएफ्स पढ़ने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करते हैं उस ग्रुप को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको अगर कोई भी नोट्स चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का, जैसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसको मैं बहुत ही सस्ते में यानी 20 रुपीज़ में आपको उसकी पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे मेरे नंबर पे पेटीएम कर सकते हैं और हर एक पीडीएफ जो है वो 20 रुपये पर पीडीएफ के हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, कुछ भी आपको चाहिए तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएँ। एनी क्वेरी you can ask me on my numbers. Thank you very much for watching this video.